डेट आज 27 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सुप्रीम इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका लक्ष्य क्या है और ये किसने लॉन्च किया है, दो बात जाननी है हमें इसमें। सुप्रीम इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, इसने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव। इसका लक्ष्य क्या है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वित्तीय सहायता देगा। किसको देगा? देखो कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईआईटी होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनमें ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो काम करता है इस मिनिस्ट्री के अंदर, उसने कुछ फैसिलिटी बना रखी है, जैसे लैब बना रखी है, लेबोरेटरी, जो वहाँ पे रिसर्च वगैरह चलती रहती है या फिर वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। उनमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो फैसिलिटी हैं, उनका मेंटेनेंस रखने के लिए या उनको अपग्रेड करने के लिए और हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे और लाने के लिए लेबोरेटरी में, इस तरह के फैसिलिटी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इस इनिशिएटिव में वित्तीय सहायता दी जाएगी, यानी कि जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज़ हैं उनका मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन कराया जाएगा। सुप्रीम की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, जैसा इसके नाम में है। तो ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें रिपेयर, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस, रेट्रोफिटिंग, एक्वायरिंग एडिशनल अटैचमेंट्स, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पता है किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन से इंस्टीट्यूट को मिलेगा? देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट चला रखे हैं जिसमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। तो वो जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये फैसिलिटी बनी हुई है, वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होने चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा, यूजीसी द्वारा वो रिकॉग्नाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट को दे दो, कोई भी मान लो खोल के बैठ गया फिर तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। मतलब यूजीसी ने उनको मान्यता दे रखी हो, रिकॉग्नाइज किए हों, तभी उन इंस्टीट्यूशन को ही फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी इस सुप्रीम इनिशिएटिव के अंडर। कितने साल तक ये सपोर्ट दी जाएगी? 3 साल तक दी जाएगी। 3 साल से ज़्यादा तक सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जाएगी, मैक्सिमम पीरियड 3 साल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है तुगलकाबाद फोर्ट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के लिए भी। रिसेंटली देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन दी है कि देखो भाई साहब, जो तुगलकाबाद फोर्ट बना हुआ है वहां पे कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया है। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या है? अतिक्रमण बोलते हैं हिंदी में, अतिक्रमण यानी कि अवैध तरीके से कब्जा कर लेना। ये देखो तुगलकाबाद फोर्ट है, दिल्ली में है तुगलकाबाद, वहाँ पे ये बना हुआ है फोर्ट, ये किला। इसके चारों ओर ये ऊंची दीवारें बनी हुई हैं, ये पेंटागन स्ट्रक्चर में बनी हुई है। पेंटागन का मतलब ये देखो 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर कि उसकी 4 भुजाएं लगे, उसे बोलते हैं पेंटागन। 4 नहीं, सॉरी 5 भुजाएं लगे, 4 बोल दिया था ना मैंने। 5 भुजाएं, पेंटागन का मतलब 5 जिसकी साइड हो। तो इस तरह से इसकी दीवार है, जो बाहर की आउटसाइड जो वॉल है उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस फोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। और देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में तो आप जानते होंगे, ये 1861 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एक अटैच्ड ऑफिस की तरह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये काम करता है, सांस्कृतिक मंत्रालय जो उसके अंडर काम करता है। और इस तरह के जो एंशियंट मोनूमेंट्स जो होते हैं, प्राचीन स्मारक, उनका ये रखरखाव करता है, उनका कंजर्वेशन करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो तुगलकाबाद फोर्ट है वो किसने बनाया था? ये देखो घियात उद्दीन तुगलक ने बनाया था। ये देखो घियात उद्दीन तुगलक भी बोलते हैं इसे, या घियास उद्दीन तुगलक भी बोलते हैं, या घियास अल अद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। ये तुगलक डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे। 1321 से लेकर 1325 के बीच में इस फोर्ट को बनाया गया था। और जो ये फोर्ट है इसको बनाने में 4 साल लगे थे। और इस फोर्ट में देखो एक साउथ साइड में एक मेन एंट्रेंस है, मतलब घुसने का इसका दरवाजा है, वहां पे घियासुद्दीन या घियात उद्दीन की टॉम्ब बनी हुई है। टॉम्ब का मतलब कब्र बनी हुई है यहाँ पे। और ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, जो ये पत्थर लगा हुआ है इसमें, ये लाल पत्थर
रेड सैंडस्टोन बोलते हैं इसको, इससे बना हुआ है। ऊंची दीवारें बनी हुई हैं, हाई वॉल्स चारों तरफ, इर्रेगुलर पेंटागन स्ट्रक्चर में बना हुआ है। घियात उद्दीन के बाद जो किंग आए थे मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक, इन्होंने भी देखो इसमें कुछ एडिशन किया। आदिलाबाद में जो फोर्ट बना हुआ था, किला बना हुआ था, उसका कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे तुगलकाबाद फोर्ट में भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया, तुगलकाबाद फोर्ट में। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम श्री स्कीम, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए। ये स्कीम देखो 2022 में लॉन्च की गई थी। इसमें यह था कि जो ऑलरेडी बने हुए स्कूल्स हैं कुछ, उनको डेवलप करना था, वहाँ पे फैसिलिटी डेवलप करनी थी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बिल्डिंग, रूम, लेबोरेटरीज, अगर टीचर की कमी है तो टीचर, इस तरह से डेवलप करने थे। अभी 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में से 6448 स्कूल्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है इस स्कीम के अंदर, इसलिए ये न्यूज में है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे और दोनों मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि देखो जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। एजुकेशन, शिक्षा जो है कंकरेंट लिस्ट, तो आप जानते हो ना, हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, हिंदी में बोलते हैं अनुसूची। उसमें जो 7वीं अनुसूची है, 7वां जो शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट दी हुई है। एक है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में नॉर्मली ना स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, जो भी इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट उस पर। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। एक है सेंट्रल लिस्ट, जिसमें केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। और एक है कंकरेंट लिस्ट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं कानून, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून बना हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा। तो ये जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है, इसलिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। जो स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि 14,500 से ज़्यादा स्कूल्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको सिलेक्ट करके सेंट्रल, स्टेट या यूटी गवर्नमेंट द्वारा या लोकल बॉडीज़ द्वारा मैनेज किए जाएंगे, और अभी जो मैनेज किए जा रहे हैं, और उनका डेवलपमेंट करना है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उनमें प्रोवाइड करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना है उनको, ये सब कुछ प्रोवाइड करना है। कितने साल के लिए लॉन्च की गई है ये स्कीम? 2022 से लेके 2026-27 तक ये स्कीम है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं? देखो, इस जो स्कूल्स डेवलप किए जाएंगे, इनमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो पीएम स्कूल है, ग्रीन स्कूल की तरह डेवलप किया जाएगा, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट्स को ध्यान में दिया जाएगा। पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। जो यहाँ पे स्टडी की जाएगी, पेडागोगी होगी। पेडागोगी का मतलब होता है यहाँ पे स्टडी, अध्ययन, पढ़ाई, एजुकेशन इन स्कूल्स में, वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होगी, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड बेस्ड, प्ले या टॉय बेस्ड, मतलब बच्चों को खेल खेल में कुछ सिखाना या फिर खिलौने के जरिए कुछ सिखाना। इंक्वायरी ड्रिवन होगी, डिस्कवरी ओरिएंटेड होगी, लर्नर सेंट्रिक होगी, मतलब सिखाने पे ध्यान दिया जाएगा ना कि मार्क्स पे। फ्लेक्सिबल और इंजॉयबल होगी, डिस्कशन के द्वारा वहाँ पे टीचिंग की जाएगी, डिस्कशन होगा आपस में बच्चों में, यानी कि लर्निंग आउटकम पे फोकस होगा मेनली, कि बच्चे ने सीखा क्या है। सिर्फ ग्रेड पे नहीं होगा, सिर्फ कि बस बच्चे के मार्क्स जिसके ज़्यादा वो मतलब अच्छा बच्चा है, यानी कि ऐसा नहीं होगा। लर्निंग आउटकम पे, यानी कि जो उसने पढ़ा उससे क्या सीखा। असेसमेंट भी किया जाएगा इसमें, मूल्यांकन, कितना बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझा, कितना अंडरस्टैंड किया उसने कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को समझ के क्या नॉलेज हासिल की, और रियल लाइफ में वो किस तरह से, अगर इस सिचुएशन, कोई मान लो कोई सिचुएशन आ जाए रियल लाइफ में, तो किस तरह से अपनी नॉलेज को वो यूज कर सकेगा उस सिचुएशन से निपटने के लिए। इस तरह से इसमें ध्यान दिया जाएगा। सेक्टर स्किल काउंसिल को भी इसमें लिंकेज किया जाएगा, यानी कि देखो जो इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट है, कंपनी में रिक्वायरमेंट है जिस स्किल्स की, दक्षता की, वो भी इन स्कूल्स में प्रोवाइड की जाएगी ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क होगा। इस फ्रेमवर्क में देखो ये होगा कि स्कूल में जो क्वालिटी है उसका असेसमेंट तो होगा ही, मेनली आउटकम के बेस्ड पे, कि क्या आउटकम आई है, क्या रिजल्ट आया है उसका, और क्वालिटी एवोल्यूशन होगा इस स्कूल का रेगुलर इंटरवल लेवल पे, और ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आउटकम बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए।
तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्वागत इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 में भी, और एससी के टॉपिक में आप इसका एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। देखो, इस प्रोग्राम के 20 साल पूरे हो गए हैं। इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है इस इनिशिएटिव का। ये गुजरात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है स्वागत इनिशिएटिव, और 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे स्वागत इनिशिएटिव में। तो क्या है स्वागत इनिशिएटिव? स्वागत का मतलब है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। 2003 में स्टार्ट की गई थी। इसका पर्पज क्या है स्वागत इनिशिएटिव का? इसका पर्पज ये है कि जो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जो गैप है उसको खत्म करना, यानी कि जो ग्रीवेंसेस है सिटीजन के, नागरिक के जो ग्रीवेंसेस यानी कि दुख हैं, उनका निवारण किया जाए डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि इसमें कई कंपोनेंट है। एक तो स्टेट लेवल पे स्टेट स्वागत, ये समझ लो एक प्लेटफॉर्म है। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट स्वागत, तालुक या ब्लॉक लेवल पे तालुक स्वागत, ग्राम लेवल पे ग्राम स्वागत या लोक फरियाद प्रोग्राम। इसमें यूनिक फीचर क्या है? इसमें देखो, डायरेक्टली जो कॉमन मैन है ना, डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर से बात कर सकता है, अपने दुख को बताएगा डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को। और इसमें देखो, हर महीने में जो चौथा थर्सडे आता है, चौथा बृहस्पतिवार, उसमें डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री नागरिक से उसकी शिकायत सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। कितना निवारण कर चुके हैं अब तक? जितनी भी शिकायत सुनी है उसमें से 99% से ज़्यादा जो दुख हैं उनका निवारण किया जा चुका है। और इस जो स्कीम है, ये इनिशिएटिव है, 2010 में यूनाइटेड नेशन ने इसको अवार्ड भी दिया था, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसमें पारदर्शिता लाई है। नागरिकता, जो नागरिक हैं उनके दुख का निवारण डायरेक्टली गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। तो यही टॉपिक थे आज के। कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं जो रिसेंटली न्यूज में थे। वन लाइनर तो नहीं है, कुछ कंसेप्ट है आपको समझना है। जैसे जीरो शैडो डे न्यूज में था, जीरो शैडो, शैडो आप जानते हो छाया, और जीरो का मतलब तो आप जानते हो। तो जीरो शैडो डे क्या होता है? देखो, आप सबको पता है, ये वर्ल्ड मैप आप जो देख रहे हो, जो सूरज है सन, वो कहाँ से कहाँ तक जा पाता है। देखो, ये है टॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में इस रेखा को। कितने पे है? नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री पे। और ये भूमध्य रेखा है, यानी कि बीचों बीच वाली रेखा है, जिसे 0 डिग्री बोलते हैं या इक्वेटर के नाम से बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वेटर या भूमध्य रेखा हिंदी में। और साउथ साइड में, दक्षिण साइड में 23.5, 23.5 डिग्री साउथ में, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा, हिंदी में बोलेंगे मकर रेखा। तो इनके बीच में ही सूरज है जो वो मूव करता है। मतलब सूरज तो एक जगह ही है, पृथ्वी मूव कर रही है, लेकिन सूरज का जो मूवमेंट है इसी लाइन के बीच में आ पाता है। और हमारे इंडिया की बात करें तो वो भी देखो, इनके बीच में है, कुछ पार्ट है, इसे मैं इरेज कर लेता हूं। ये जो देख रहे हो आप इंडिया, ये देखो टॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे देखो, एक बार सन इधर से जा रहा होता है और एक बार इधर से आ रहा होता है। यानी कि जब सन के चारों ओर अर्थ घूम रही होती है तो एक बार तो सन इधर की तरफ आ रहा होता है, और जब इधर से आ जाती है तो फिर वापस आ रहा होता है। तो यानी कि जो ये प्लेस है 23.5 डिग्री से और इस 0 डिग्री के बीच में, और ये जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ साउथ है, दोनों रेखाओं के बीच में, टॉपिक ऑफ कैंसर से लेके टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये वाले जितने भी प्लेस हैं, उन प्लेस पे सूरज डायरेक्टली ओवरहेड होता है 2 टाइम। मतलब जैसे मान लो ये आदमी है, इसके बिल्कुल सर पे सन जो होगा, अगर वो इस एरिया में खड़ा है बीच में, यानी कि 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर रेखा के बीच में जितने भी प्लेस है, वहां पे कोई प्लेस है, वहां पे डायरेक्टली सन 2 बार होता है उनके ऊपर डायरेक्टली। जैसे मान लो ये आदमी है, अगर इसके ऊपर बिल्कुल सन होगा तो ये क्या होगा, इसकी छाया बिल्कुल इसके नीचे आएगी, बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल जनरली ऐसा लगेगा कि है ही नहीं। तो वो छाया जनरली सिर्फ 1 सेकंड के लिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड।
मतलब ये मिनिमम 1 सेकंड, या अगर ज़्यादा ही है तो 1 से 1.5 मिनट तक वो छाया रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन के बीच में, जब सन ओवरहेड होता है किसी प्लेस के ऊपर, बिल्कुल डायरेक्टली उसके ऊपर होता है जब सूरज, तब तो उस इवेंट को बोलते हैं जीरो शैडो डे। जब डायरेक्टली सन है जो बिल्कुल उस प्लेस के ऊपर रहे 90 डिग्री पे, बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर रहे परपेंडिकुलर, तो उस प्लेस को बोलेंगे कि यहाँ पे जीरो शैडो है, और उस दिन को बोलेंगे जीरो शैडो डे। तो आपको पता चल गया होगा ये। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक देखो 3200 पैथोन, ये रिसेंटली न्यूज में था। ये क्या है बस आपको ये पता होना चाहिए। ये देखो एक एस्टेरॉइड है, हिंदी में एस्टेरॉइड को बोलते हैं धूमकेतु नहीं, क्या बोलते हैं, क्षुद्रग्रह बोलते हैं, हाँ एस्टेरॉइड को। तो ये एस्टेरॉइड को हिंदी में बोलते हैं क्षुद्रग्रह, क्षुद्रग्रह। तो ये एस्टेरॉइड है 3200 पाइथन। ये देखो 1983 में डिस्कवर किया गया था, 1983 में। ये रिसेंटली अभी न्यूज में, क्योंकि नासा ने इसमें स्टडी की है कुछ। नासा आप जानते हो अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है, तो नासा ने कुछ स्टडी की है, इसलिए न्यूज में था। ये पाइथन एक एस्टेरॉइड है। इसका जो डायमीटर है ना, मतलब जैसे ये एस्टेरॉइड है रॉकी बॉडी, जो इसका डायमीटर है व्यास, वो 3 किलोमीटर के लगभग है, 3 किलोमीटर। और जितने भी एस्टेरॉइड है ना, उन 99% एस्टेरॉइड से ये बड़ा है, लार्जर है। जितने भी एस्टेरॉइड पाए जाते हैं सोलर सिस्टम में हमारे, उनसे 99% एस्टेरॉइड है, क्षुद्रग्रह, उनसे ये बड़ा है, ये 3200 पाइथन एस्टेरॉइड। और देखो जनरली जो एस्टेरॉइड होते हैं ना धूमकेतु, वो डस्ट से बने हुए होते हैं। डस्ट मतलब धूल से, रॉकी पार्टिकल से, चट्टानी पार्टिकल होते हैं, या कुछ मेटल वगैरह भी हो सकते हैं उनमें। लेकिन जो ये पाइथन है, ये देखो सोडियम गैस से बना हुआ है, सोडियम गैस से, सोडियम गैस से। तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखो एक न्यूज में और था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो, वो है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ना हम हमारे सोलर सिस्टम में दूरी नापने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप सड़क पे चल रहे डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर यूज करते हो ना, ऐसे स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूज करते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, ये इतना होता है जितना अर्थ और सन के बीच में दूरी है। हमारी पृथ्वी से लेके और सूरज के बीच में जितनी दूरी है उसे बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये किलोमीटर में कितना है, किलोमीटर में 150 मिलियन किलोमीटर, और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 15 करोड़ किलोमीटर, और ये अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है। अगर इसे माइल्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 93 मिलियन माइल्स। तो याद रख सकते हो आप ये। तो यही टॉपिक था आज के।